राजकुमार रोत, राजस्थान के और देश के इकलौते बाप पार्टी के सांसद, आरोप लगा रहे हैं देश के गृह मंत्री पर सीधे-सीधे। अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल किया है कि सेंसस जो हो रहा है, हाउसिंग सेंसस दिल्ली में, उसमें एसटी के लिए अलग से जो ऐप बनाया गया है, उसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है? उन्होंने मांग की है साथ ही कि सामान्य जो एसटी में शामिल किया जा रहा है, उसकी बजाय जो सेंसस का ऐप है, उसमें एसटी के लिए अलग से कॉलम दिया जाना चाहिए। आदिवासियों के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। इस बात को रखते हुए दिल्ली में किए जा रहे हाउसिंग सेंसस को लेकर आदिवासी आदिवासी पार्टी के जो सांसद हैं राजकुमार रोत जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग करते हुए उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। सवाल ये है कि क्या अमित शाह या देश की सरकार इस बात को, इस सुझाव को मानेगी? क्या राजकुमार रोत अपनी बात को केंद्र सरकार तक ठीक से पहुंचाने में कामयाब होंगे? सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने उस चिट्ठी को रिवील भी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बात लिखी है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे देश की राष्ट्रीय राजधानी में एक आदिवासी अधिकार की आवाज के रूप में अपनी आवाज को उन्होंने रखा है। बीजेपी से इस विषय पर जब हमने चर्चा के लिए प्रवक्ता की मांग की तो उन्होंने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता है राजकुमार मीणा। दीपक श्रीमल हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। राजकुमार मीणा जी के साथ रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 24, प्रशांत देव एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 और मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, मेवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा ये है कि ये जो सवाल उठाया गया है, इस पर ऐसी क्या आपत्ति दिखती है कि बीजेपी अपने प्रवक्ता को भेजने से मना करती है? क्या अमित शाह को चिट्ठी लिख दी राजकुमार रोत ने, तो क्या वो इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो गया कि उस पर बीजेपी अपनी बात भी नहीं रखे? बहरहाल, रमन जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि पूरे मसले पर राजकुमार रोत ने पूरे देश के आदिवासियों की आवाज केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। कुछ असर होगा इसका या फिर ये 1-2 दिन की महज खबर बनकर रह जाएगी? देखिए मीना जी, बिल्कुल असर होगा क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है और जो बात राजकुमार रोत ने उठाई है वो मामला अपने आप में काफी गंभीर भी है, क्योंकि राजकुमार रोत राजस्थान के प्रमुख आदिवासी नेता हैं, भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इससे पहले 84 डूंगरपुर से 2 बार विधायक 2018 और 2023 में चुने गए थे। और राजकुमार रौत के बारे में ये कहा जाता है कि संसद में आदिवासी अधिकारों, स्थानीय विकास और संवैधानिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं। जो बातें राजकुमार रौत कह रहे हैं उन बातों में दम है, क्योंकि दम इसलिए है कि उनका उनका ये कहना है कि जो सामान्य में एसटी की गणना हो रही है, आदिवासी समुदाय की एसटी में गणना होनी चाहिए, जबकि एसटी गणना का कोई कॉलम ही नहीं है, इसीलिए सामान्य में इसकी गणना हो रही है। तो ये अपने आप में काफी संवेदनशील मामला है, जिस मुद्दे को राजकुमार रौत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी के जरिए उठा रहे हैं। आने वाले समय में जब संसद का मानसून सेशन होगा, उस मुद्दे पे भी वो अपनी बात रखेंगे। और राजकुमार रौत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाते हैं, काफी बढ़िया तरीके से उठाते हैं और उनके मुद्दों को कोई छुपा के नहीं रख सकता है। यानी कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में जो हाउसिंग सेंसस हो रहा है, उसमें जो ऐप बनाया गया है, उसमें ये चूक हुई है या ये जानबूझकर रखा गया है? ये एक समझने की बात है, जो आने वाले दिनों में जब इसका जवाब दिया जाएगा या ऐप में करेक्शन होगा या कोई स्पष्टीकरण आएगा केंद्र की तरफ से। और राजकुमार रोत दरअसल इस मुद्दे को कितना मजबूत रख पाते हैं, ये भी एक सवाल है। दीपक शिमल जी, मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी का है, वहां पर हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस 2026 की डिजिटल प्रक्रिया को लेकर ये सवाल उठाया है। लाखों आदिवासियों की सामाजिक पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाने का प्रयास बता रहे हैं राजकुमार रोत। इसको लेकर इलाके में किस तरह की चर्चाएं हैं? दीपक जी, ऑडियो ऑन करिए आप।
मीना जी, अभी यहाँ समझ में नहीं आ पाया है लोगों के राजकुमार रोध क्या चाह रहे हैं और जनता को खुद को क्या करना है। क्योंकि दो चीजें यहाँ पे साफ है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिस गति से चल रहा है, जिस तेजी से अपना काम कर रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं ये आता है कि दोनों तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं वो नियोजित है। क्योंकि इस बांसवाड़ा क्षेत्र में झारखंड जैसे क्षेत्र से भी लोग आए हुए हैं, तो लोगों के अंदर एक हवा माहौल बनाने का जो लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों की जहां तक बात है, वो राजकुमार रोध क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं, इस चीज को समझ नहीं पाए। तो इसको अभी समझने में समय लगेगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये चीज यहाँ पे साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को जाति के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मीना जी, जाति के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है या आदिवासियों की आवाज है? राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो लिखा है उसमें कहा है कि देश की राजधानी नई दिल्ली 20 से 22 लाख आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं यहाँ पे। पूर्व एवं वर्तमान केंद्र सरकार की आदिवासियों के प्रति उदासीनता की वजह से दिल्ली में रहने वाले आदिवासी समुदाय की गणना एसटी सूची में नहीं होकर सामान्य में की जा रही है। जो चिट्ठी लिखी है पूरी उन्होंने उसमें लिखा है, महोदय, उक्त जनगणना में आदिवासी समुदाय की सही एवं पृथक गणना संविधान प्रदत्त अधिकारों, सामाजिक पहचान, नीति निर्माण एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। विगत कई दशकों से, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, विगत कई दशकों से दिल्ली में 20-25 लाख आदिवासी समुदाय निवासरत है, जिन्हें आज दिनांक तक एसटी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ ही वर्ष 2011 की जनगणना में भी एनसीआर दिल्ली में एसटी की संख्या 0 दर्शाई गई है। ध्यान देने लायक बात है, 2011 की जनगणना में एनसीआर दिल्ली में एसटी की संख्या 0 दर्शाई गई है। ऐसे में यदि एसटी वर्ग की वास्तविक संख्या दर्ज होती है, नहीं होती, तो इससे भविष्य में उनके संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक प्रतिनिधित्व एवं कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजकुमार मीणा जी, क्या सोचते हैं आप? जी, निश्चित तौर पे जो राजकुमार रोत जी ने जो पत्र लिखकर और जनगणना के अंदर जो आदिवासी समुदाय की एक तरीके से उपेक्षा तो नहीं, पूर्णतः हमें कह सकते अनदेखी की गई है, चिंताजनक विषय निश्चित तौर पे। और कहीं ना कहीं ये नहीं है कि भाई अभी की जो सरकारों में उनकी मंशा रही है या वो उनके सुनियोजित तरीके से उसको हटाया गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जिन सरकारों की विचारधाराएं आदिवासियों को लेके लंबे समय से बिल्कुल विपरीत रही है, तो वो करेंगे ही। आप देखिए बीजेपी और आरएसएस वाले आदिवासी शब्द की जगह ये वनवासी शब्द यूज करते हैं। ये इनके अस्तित्व पहचान को चुनौती आज से नहीं दे रहे। जब से इनकी विचारधारा चली, जब से इनका गठन हुआ है, जब से ये अस्तित्व में आए हैं, इन्होंने आदिवासियों को पूर्ण तरीके से नकारा है। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लो, इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए, और उसके पीछे की मंशा कि धीरे धीरे पूरे देश के अंदर आप देखिए जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, राज्यों में भी, केंद्र में तो इनकी है ही सही, वहां पे आदिवासियों के हालात क्या है। चाहे पन्ना देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, सीधे तौर पे जाति जनगणना में आदिवासी शब्द कोलम हटा के और पूरी तरीके से इनकी जमीनों पर कब्जा करके खनन माफियों को देने वाला। जो लोग बात करते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो लोग बात करते हैं। 2011 की जनगणना जब हुई थी तो आप भूल रहे हैं कि सरकार आपकी थी उस समय। जी, निश्चित तौर पे मैंने बोला ना, पूर्ववर्ती सरकारों से त्रुटियां हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आगामी उसका सुधार नहीं होगा। उसके बाद हमने तेलंगाना में जनगणना करवाई। आप मीना जी सुनिए, राजकुमार जी, इसका मतलब ये है कि राजकुमार रोत जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं उस विषय में आप राजकुमार रोत के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस विषय पर कोई अधिकृत इसको लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगी? अब मीना जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ है। अभी तेलंगाना में जाति जनगणना हुई है, उसमें क्लियर कांग्रेस ने एसटी के कॉलम रखे, सब कॉलम भी रखे हैं,
कि आप आदिवासी समुदाय में आते तो आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या, आपकी सांस्कृतिक, और ये भी कॉलम तक भी रखा है कांग्रेस ने कि आपकी आजीविका किसके ऊपर निर्भर है, वनोपज के ऊपर निर्भर है कि या आपको बाहर कहीं रोजगार मिलता है। आप उसके बाद में बिहार के में भी कॉलम रखा है, कर्नाटका में रखा है, तेलंगाना में रखा है। तो निश्चित तौर पे लेकिन मंशा ये आती कि एक पक्ष तो कहीं ना कहीं आजादी से लेके अभी तक आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके विपरीत एक पक्ष ऐसा भी हिंदुस्तान के अंदर है जो उनके अस्तित्व को ही नकारता है, उनको आदिवासी मानने को ही तैयार नहीं है। और आप ये देखिएगा कि इस देश के अंदर जहां जहां पे आदिवासी बाहुल्य राज्य या नेचुरल रिसोर्सेज आदिवासी मुख्यतः जंगलों में और जंगलों के किनारे ही पाए जाते हैं, क्या हालात, उन्हें उनकी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, विस्थापित के लिए उनको घर नहीं दिया जा रहा है, उनकी गोलियां जला के हत्याएं की जा रही है, उनको नक्सली ठहराया जाता है। और यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री जी भरी संसद में राजकुमार रोध को एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप में नस्ली बोलते हैं कि अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो आप हथियार उठाए रहते और जेल की कतार में होते। तो जिनकी मंशा ही आदिवासियों को लेके हमेशा से गलत रही है, जिन्होंने उन्हें कभी आदिवासी स्वीकार ही नहीं किया, तो उनका भला तो कर ही नहीं सकते। ठीक है राजेंद्र भानावत जी, ये टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर या फिर इंटेंशन, क्या समझ में आ रहा है इसको आपको? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। नहीं, देखिए मीना जी, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, पूरे देश में तो आदिवासियों की या शेड्यूल ट्राइब की गिनती अलग से होती ही है। बात केवल यहाँ पर नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की हो रही है। दिल्ली की, जो मैं समझा सवाल दिल्ली के संबंधित है। बिल्कुल दिल्ली की हो रही है। क्योंकि मुझे 2 आदिवासी जिलों में कुछ समय तक कलेक्टर रहने का भी समय मिला था। डूंगरपुर में रहा मैं 1 वर्ष तक, और बाद में 12 में भी राजा शहरिया आदिवासी रहते हैं। तो बाकी सब जगह समस्या केवल दिल्ली में क्या, मूल रूप से जितने भी लोग हैं सब बाहर से आकर के सेटल हुए हैं। लेकिन कोई भी ये तो मुझे लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया इस बात को। पहली बार राजकुमार रोध जी ने इसको उठाया है, तो इसको शायद मुझे लगता है होम मिनिस्टर को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से मान लेना चाहिए इस बात को। इसमें तो सरकार को स्पष्टीकरण दे करके, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का है और कोई परिवार वहां जाकर के बस गया है और आजकल वहां रह रहा है, भले कहीं मूलतः किसी भी जगह का हो, कहीं राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, तो उनकी गिनती जब तक गिनती नहीं करेंगे, ये कहना ये 20-25 लाख कह रहे हैं, हो सकता है 5 लाख हो, 7 लाख हो, 15 लाख हो, कितने हो, ये तो जब गणना होगी तब पता लगेगा। तो इसमें हमें गृह मंत्री जी के उत्तर का इंतजार करना चाहिए। और जितनी मेरी समझ है, अगर किसी ने अब तक इसकी जानकारी में नहीं लाए और अब पहली बार लाए हैं, तो दिल्ली की जो राजधानी क्षेत्र है उसमें कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, इसकी जानकारी तो मिलने में किसी को कोई आपत्ति किस बात पे हो सकती है? मुझे लगता है इसका आपत्ति का कारण ही क्या होना चाहिए, मतलब क्योंकि जब अगर वहां पर नौकरियों में, अगर दिल्ली की स्टेट की कोई नौकरियां होगी, उनमें कोई रिजर्वेशन होगा या और किसी प्रकार की सुविधाएं जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की मिलती है, उनसे वंचित रहेंगे अगर वो वहां पर गिनती उनकी नहीं होगी एसटी कैटेगरी के अंदर। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सत्ताधारी दल को भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति इसमें करनी चाहिए, केवल इसलिए कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा दिया इस बात को। जो भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद है उन्होंने उठा भी दिया इस बात को। तो इसके पीछे क्या कोई किसी तरह का मंशा है, वो अभी मुझे स्पष्ट नहीं है। ये तो गृह मंत्री जी को स्पष्ट करें संसद में, या सार्वजनिक रूप से, या राजकुमार जी के पत्र को मैं उत्तर के रूप में कोई स्पष्ट करें, जब मीडिया में सामने आएगा तब ये बात पता लगेगी सरकार की क्यों नहीं इसको किया। इसका नहीं होने का कोई कारण मुझे एक बात और भी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और भी है भानावत जी, वो ये कि राजकुमार रोध सांसद हैं, आदिवासी समाज का चेहरा है, उन्हें अपनी बात को कहने के लिए होम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी, पहली ही चिट्ठी को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। इसका मतलब इंटेंशन उनका काम करवाना ज्यादा है या फिर पब्लिसिटी यहाँ ज्यादा है? पब्लिसिटी, मतलब मुझे ये तो मैं कह सकता हूँ, कोई राजनीतिक जीवन में जो भी है उसका पब्लिसिटी एक अभिन्न अंग है। ये मान लीजिए आप, किसी को, हर एक व्यक्ति को अपना अपना आधार तैयार करना होता है, इसलिए इसको गलत भी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई गलती को पॉइंट आउट करके किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा लाइमलाइट मिलती है, आज जैसे हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में भी आ सकता है, मीडिया में भी आ सकता है, बात होगी, तो ये तो एक बाई प्रोडक्ट है। या जो हर व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में, विशेष रूप से राजनीतिक जीवन में है,
तो वो चाहता है कि उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित हो। और चूंकि जैसा अभी बताया कि शेड्यूल ट्राइब के सांसद तो पूरे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन दिल्ली के बात केवल दिल्ली तक सीमित है। 2-3 करोड़ की जो आबादी है दिल्ली की, उसमें 1.5-2 करोड़ वोटर होंगे, तो उसमें से कितने शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, केवल गिनती इनकी होनी है। तो ये संख्या जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि इनका कितना हिस्सा है। अभी वो 20-25 लाख कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 20-25 लाख लोग होंगे, लेकिन केवल अंदाजा है, हमारा सबका अनुमान हो सकता है। कितने हैं वो तो वहीं पर जब ये इनकी गिनती होगी तब उसमें पता लगेगा, तभी पता चलेगा। अब लेकिन जनगणना अलग अलग कर लेना, अलग अलग कॉलम कर लेना चाहिए, राज्यवार करने को। देश में जब होता है तो दिल्ली में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आता इसका इसका सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता होते तो बेहतर जवाब दे पाते कि दरअसल ये जस्ट एक ह्यूमन एरर है, टेक्निकल एरर है, या फिर वाकई में सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि दिल्ली के घरों में ऐसा हो। मुझे भी नहीं लगता, जैसा राजेंद्र भानावत जी ने कहा वैसा, कि क्योंकि सरकार को भी ये फाइंडिंग होने में तो, जानकारी होने में तो फायदा है कि दिल्ली में कितने आदिवासी हैं, दिल्ली में कितने दलित है, दिल्ली में कितने, मतलब क्योंकि पूरे देश में ही जब जनगणना इस रूप में हो रही है तो दिल्ली में क्यों नहीं कराएंगे। तो मुद्दा ये है कि क्योंकि पिछले लंबे समय से चला आ रहा था, उसी पैटर्न पे फॉर्म आगे चल गया। हालांकि ऐप भी बना है, और जब ऐप बना है तो नए लोगों ने काम भी किया है। तो नए लोगों में भानावत जी ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कोई भी नई फाइल आगे बढ़ती है तो अक्सर अफसर कहते हैं कि भी पुराने में जरा देख लो क्या हुआ था, पुराना वाला ले आओ निकाल के। वो पुराना वाला लाकर निकलने की प्रक्रिया का हिस्सा भर भी हो सकता है ये राजेंद्र भानावत जी। हमने या सेवाओं के अंदर किसी प्रकार के विभाग के हों, एक जो छोटे से छोटा नीचे से ऊपर तक फाइल जाती है, तो किसी को बड़ा दुर्भाग्य है किसी ने इस पे दिमाग भी नहीं लगाया। अगर वास्तव में नहीं लगाया तो या जानबूझ, ये जब तक ये नहीं पता लगे कि जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ है, इस पे कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरी दृष्टि में ये गलती तो है ही, जानबूझ के किया गया या अनजाने में किया गया, लेकिन इसमें गलत काम है। देश के अगर 148 करोड़ लोगों की गिनती आप करेंगे, जिसमें SC ST को भी अलग से गिनेंगे, और दिल्ली के 2-2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर ST को अलग नहीं गिनेंगे, कोई मुझे समझा है तो मैं कुछ उसका राजेंद्र भानावत जी, बीजेपी के प्रवक्ता इस विषय पर आए नहीं और ये कहा गया कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैकफुट पर तो बीजेपी है, कारण कुछ भी हो। दीपक जी, मैं आपके पास अभी भी कर लेना। गलती सुधार का कोई समय थोड़ी होता है। आज भी क्या, एक थोड़ा सा ठीक कर दें उसको, ऐसी क्या दिक्कत है उसमें? अगर चाहे थोड़ा समय देकर के जो गलती को साथ चलते रहने के बजाय मूल को सुधार कर लेना चाहिए। मान लो मानवीय भूल है, वैसे तो मानवीय लगती नहीं है, कोई न कोई उसके पीछे कोई बात होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मानवीय भूल है तो सुधार करने में तो किसको आपत्ति हो सकती है इसमें, कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक श्रीमल जी, बात यह है कि मामला राष्ट्रीय राजधानी का है, और आपके विधानसभा क्षेत्र या राजकुमार रोध के लोकसभा क्षेत्र को अगर हम देखें तो उस पर राजकुमार रोध की जो युवाओं में फैन फॉलोइंग है, वहां पर कोई चर्चा इसको लेकर किसी तरह की है? जी मीना जी, सबसे पहले तो राजकुमार जी अभी जो कुछ कह रहे थे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। और जो दिल्ली पहुंच चुका है, सबसे बड़ी बात है कि ट्राइब, आदिवासी, आप दिल्ली में रह रहे तो राजकुमार जी बेहतर बता सकते हैं कितने लोग अपनी वास्तविक पहचान से रह रहे हैं और कितने वास्तविक पहचान से दूर है। राजकुमार जी, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि लंबे समय से आज आप जो आदिवासी की बात कर रहे हैं वो आदिवासी खत्म हो चुके हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर, चाहे आप डॉक्टरों की गिनती ले लो, इंजीनियरों की गिनती ले लो, IAS तक पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वहां जो आपने पहले कहा था, सुनिए राजकुमार जी सुनिए, आज जो भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये सीधा सवाल आप दे दीजिएगा इसका जवाब। जो दिल्ली पहुंच रहे, क्या अपनी वास्तविक पहचान में है? और क्या उनकी जनगणना कराने के राजकुमार रोध का एक फेस, क्योंकि उनको बनना है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसी शख्सियत को हटाकर जो आदमी पहुंचा है, निश्चित रूप से अपनी आइडेंटिटी बनी है, उस आइडेंटिटी को राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखने के लिए अपना मुखौटा उन्होंने ये काम किया है। अदरवाइज आप जयपुर चले जाए, मैं तो आपको बांसवाड़ा जिला मुख्यालय की बात करता हूँ, इस जिला मुख्यालय पे भी कई लोग गांव से निकल के आए। तो आप उस पहचान, वास्तविक पहचान में रह पाते हैं
या नहीं रह पाते, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और यहाँ पर सीधा सीधा राजकुमार जी का, मीना जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि उनकी एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय स्तर पर मेरी जो छवि बनी हुई है उसको बरकरार रखा जाए, इसके सिवा कोई मुद्दे उनके पास मिल नहीं पा रहे। जी मीना तो जी। बहुत बहुत मैंने मीना जी इसलिए आप पूछा। मीना जी एक बात मैं बीच जी में जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर हाँ कि हाँ चाहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो, उसकी गिनती आज के स्तर से नहीं होती है। आज भी अगर किसी बड़े आईएएस अफसर का बेटा भी अगर है तो उसकी गिनती शेड्यूल ट्राइब में होगी, अगर ना शेड्यूल ना वो कास्ट का बेटा है तो शेड्यूल कास्ट में मैं होगी। उसमें नहीं जा तो रहा। इसलिए गिनती अभी क्या मेरा सुविधाएं निवेदन नहीं है सुनिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, अनुमति दे आप, आप देखिए मैं अपनी बात नेम और सरनेम, राजेंद्र मैं आप अपनी दो चीजें देखिए, नेम सर बात समझ पाएंगे। आप अपना सरनेम क्यों हटा रहे हैं? आप अपने सरनेम से दूर क्यों जा रहे हैं? मुझे बता दें। राजकुमार जी बेहतर नहीं बता पाएंगे, बता दें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक दो पाँच दस सेकंड में अपनी बात पूरी कर लेता हूं। ये जन्म से तय होता है, कोई हाँ व्यक्ति करिए। जनजाति का हकदार नहीं है। जो चीज जन्म से तय होती हाँ है, हाँ ओबीसी नहीं है। ओबीसी में उसकी अलग अलग गिनती हो सकती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो प्रिस्क्राइब्ड है, पूरी लिस्ट अपने संविधान में दी गई है, उसकी गणना होनी है। चाहे वो दिल्ली में रहे, बंबई में रहे, चंडीगढ़ में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे। तो इसलिए जिस दिन हाँ, आपकी बात ये मैं सहमत हूँ, दीपक जी जो बोल रहे हैं सज्जन, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुल मिलाकर के देखना पड़ेगा आगे चलकर के कि क्या शेड्यूल कास्ट में गरीब लोगों को शेड्यूल कास्ट का फायदा दिया जाए या नहीं, क्या शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो गरीब नहीं रहे उनको फायदा दिया जाए या नहीं, जो आदिवासी पहचान छोड़ चुके हैं क्या उनको शेड्यूल ट्राइब माना जाए या नहीं। वो एक बड़ी अलग डिबेट का विषय हो आप सकता है, जन्म की फिलहाल बात बात करते हो करना तो है मुझे ये बता दो, धर्मांतरण कैसे होता है? धर्मांतरण के बाद नाम कैसे बदल जाता है? जाति की कर रहे हैं अभी, फिलहाल धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो जाति की बात कर रहे हैं अभी तो, और शेड्यूल ट्राइब तो है ही ना उसके अंदर। वो तो दीपक शिमल जी, हमें ये समझना चाहिए कि राजेंद्र भानावत जी का बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है और प्रदेश के सभी अंचलों में वो रहे हैं, करीब से देखा है, तो उन्हें तकनीकी रूप से जानकारी स्पष्ट है, इसलिए आप प्लीज उससे निश्चिंत रहिए। राजकुमार मीणा जी को बड़ी आपत्ति हो रही थी जब दीपक जी और राजेंद्र भानावत जी बोल रहे थे। जी मीना जी, निश्चित तौर पे दीपक जी की बात उनकी संकुचित सोच का प्रमाण है। वो ये है कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि कोई मास्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई रेलवे में लग गया, कोई चपड़ासी बन गया तो वो आदिवासी नहीं है। किसी ने अपनी परंपरा की पत्ते बांधना या ऊपर मोर मुकुट लगाना या धोती पहनना बंद कर दिया तो आदिवासी नहीं है। ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे कास्ट वाले हैं, समुदाय वाले, जो पहले परंपरागत तरीके से दूसरे वस्त्रों में रहते थे, दूसरे तरीके से उनका जीवन यापन था। वर्तमान समय के अनुसार वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ये तो कोई प्रमाण नहीं होता कि आप आदिवासी के ऊपर मतलब इल्जाम लगा दो कि आप वास्तविक बचे हो कि नहीं। कौन अपने सरनेम से दूर हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। आदिवासी आज भी अपना पूरा नाम लिखते हैं। लेकिन ये जो आपने आपकी सोच जो दर्शाई, यही सोच बीजेपी की सोच से मिलती जुलती। चाहे आज आप बीजेपी प्रवक्ता के रूप में तो नहीं बैठे हो, लेकिन जो आपकी बातें थी निश्चित तौर पे बीजेपी के अगर प्रवक्ता होते तो वो भी यही बात होती। और उसी का प्रमाण है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं आए और वो खुल के नहीं बोल रहे कि हाँ हमसे गलती हुई है। जैसे अभी और राजेंद्र जी ने बोला था कि भाई गलती मानने का कोई समय थोड़ी होता है। कांग्रेस से भी गलतियां हुई है, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकारी है। जहां जहां उनकी सरकार है उसमें चेंजेस किया है, अवसर दिया है। तो कहने में और स्वीकारने में कोई ये नहीं होना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर किसी के ऊपर सिर्फ नौकरी के आधार पर, कपड़े चेंज होने के आधार पर और सरनेम के आधार पर अगर आप ये तुलना करते हो कि आप आदिवासी हो कि नहीं, तो वो बात भी बिल्कुल सही है कि जब आप आदिवासियों को वनवासी कहते, और ये आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय का संघर्ष है। जी, रमन कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक रहा है एक समय में आदिवासी। आज की तारीख में इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। कांग्रेस की इतनी बड़ी टीम में किसी ने नोटिस नहीं किया जो राजकुमार रोत ने चेक किया। देखिए मीना जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी बड़े नेता ने, राजस्थान के इतने बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों, इतने बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इसीलिए राजकुमार राउत के द्वारा नोटिस करने के बाद, उनके द्वारा पहल करने के बाद, उनके द्वारा
चिट्ठी लिखने के बाद हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मामला है, मुद्दा है, सेंसस ऐप से एसटी कॉलम गायब क्यों है। अगर एसटी कॉलम गायब है तो उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा? उस परिस्थिति में करना पड़ेगा कि उन्हें सामान्य वर्ग में इंगित किया जा रहा है। तो उसी बात को लेकर आदिवासियों की संख्या शून्य दर्शाने पर ये गुस्सा फूटा है राजकुमार राउत का, ये कहना है। और उसी को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में तमाम मुद्दों को शामिल किया है, तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। और उन्होंने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्र की पूर्व और वर्तमान सरकारों को भी जो उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कई दशकों से देश के अलग अलग राज्यों, विशेषकर जो राजस्थान से लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, झारखंड से लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं, उन 20 से 22 लाख लोगों की गिनती किस तरीके से हो, ये कोशिश उन्होंने दर्शाई है राजकुमार राउत ने। जी, मुद्दा ये है रमन जी कि बीजेपी अब क्या करेगी और बीजेपी का इस मुद्दे पर चुप्पी का क्या मतलब है? बिल्कुल, बीजेपी के चुप्पी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस मुद्दे को उठाया है, पुरजोर तरीके से उठाया है। आने वाले संसद के सत्र में भी इस मुद्दे को वो लगातार उठाएंगे। सवाल ये होता है कि बीजेपी को इस बात को लेकर अपने आलाकमान से पूछना चाहिए कि आखिरकार इस मुद्दे पर जो चूक हुई है, उस चूक को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और ठीक करने के बाद जो है उसे जनता के सामने किस तरीके से लाया जाए, ये कोशिश होनी चाहिए बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान के राजकुमार राउत ने पूरे देश के आदिवासी जो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, उनकी आवाज देश की सरकार के सामने उठाने का काम किया है। उनकी आवाज कितनी सुनी जाती है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर किस तरह से रिएक्ट करती है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी बीजेपी की चुप्पी समझ में आती है कि मामला सीधा अमित शाह से जुड़ा हुआ है, तो कौन क्या बोले, किससे पूछे क्या बोलना है। इसलिए जब तक सरकार की तरफ से कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आ जाएगी, तब तक बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया इसमें या फिर अमित शाह के इशारे से केंद्रीय बीजेपी कार्यालय से जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ जाती, तब तक बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए बोलना वाकई में मुश्किल है। तो देखते हैं बीजेपी इस मुद्दे का, इस सवाल का जवाब कैसे देती है, ना सिर्फ राजकुमार राउत को बल्कि पूरे आदिवासी समाज को और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों को, जिन्होंने इस सवाल के इर्द गिर्द अपनी चर्चाओं को रखा है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं? राजकुमार राउत की बात सही है? क्या राजकुमार राउत ने जो सवाल अमित शाह से उठाया है वो सही है? हाँ या ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय, ताकि देश की सरकार भी जाने कि आदिवासी समाज और देश का आम आदमी इस विषय पर क्या सोचता है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।